नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देख करके बनाई जाती है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखे जाते हैं और आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जहां जहां पर भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह जो टेस्ट सीरीज है बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाली है। और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है, जैसा कि मैं पूर्व में बता भी चुका हूं आपको। और आप देख भी रहे होंगे आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी, यूपीपी सहित ऐसी बहुत सारी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं जिनका आप सबको और हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। और जहां जहां भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा हमारी यह श्रृंखला बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सही उत्तर के साथ साथ बचे वाले विकल्पों की भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है भारत की राज्यव्यवस्था से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन या कथनों की पुष्टि करें। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन या कथनों की पुष्टि करें। 4 विकल्प यहां पर दिए हैं, उससे पहले यहां पर 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्र के न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यह पहला प्रश्न कथन है। और दूसरा कथन है राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। यहां पर विकल्प दिए हुए हैं, केवल एक सही है, दूसरा विकल्प है केवल 2 वाला कथन सही है, और तीसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, और चौथा और अंतिम विकल्प है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। जैसा कि बहुत सारे छात्रों का सुझाव भी आया था कि हमें कुछ समय दिया जाए अपना विकल्प चुनने का, तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है कि विकल्प 1, जो विकल्प ए यहां पर दिया हुआ है, याद रखिएगा, पहला विकल्प जो यहां पर दिया है यह सही है। यह वाला कथन सही है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्र के न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई। याद रखिएगा, ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा वाला कथन गलत है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, यह कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जिसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अध्यादेश की। अध्यादेश होता क्या है और अध्यादेश जारी कब किया जाता है। अध्यादेश, तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान में 2 लोगों को प्राप्त है, एक राष्ट्रपति को और एक संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो यहां पर राष्ट्रपति से संबंधित अध्यादेश की शक्ति के बारे में बात करेंगे। इसके लिए संविधान के भाग 5 में, याद रखना भाग कौन सा है संविधान का, तो भाग 5 और अनुच्छेद कौन सा है 123। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का वर्णन किया गया है। जब सदन का सत्र न चल रहा हो, संसद का सत्र न चल रहा हो और ऐसी स्थिति में किसी अमुक विषय पर कानून बनाना बहुत जरूरी हो, अपरिहार्य हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 की वर्णित शक्तियों के आधार मान करके अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और यह अध्यादेश जारी करने का जो प्रस्ताव है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, इसकी समय सीमा क्या होती है, जब अगला सत्र का संचालन किया जाएगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश संबंधी जो भी अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव लाया गया है उस पर वहां पर बहस होगी और उसे पारित करवाया जाएगा। अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के भीतर अगर वह संचालित सदन के सत्र में यदि पारित नहीं होता है तो वह अध्यादेश विधि शून्य घोषित हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यादेश का प्रस्ताव कौन तैयार करता है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में वर्णित है उसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। आपको याद रखना है, जब संसद का जो सदन है उसका सत्र संचालन में ना हो, ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। याद रखिएगा, जैसा कि मैं अभी पूर्व में बता चुका हूं, राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान ने दे रखी है। याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है, तो राज्यपालों के लिए अनुच्छेद है 213 और राष्ट्रपति के लिए है 123। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले कथन पर, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है।
राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। संविधान के, अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा का वर्णन कहां पर है, तो आप बताएंगे संविधान के भाग 5 में है और इसके लिए अनुच्छेद दिया हुआ है 80। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। याद रखना आपको, अनुच्छेद यहां पर हो जाएगा 80 और भाग हो जाएगा 5। राज्यसभा अपने गठन से लेकर के अनवरत कार्य रूप में विद्यमान है हमारे सामने, यह भी याद रखना है। संसद का यह एक अभिन्न और अनिवार्य अंग है, स्थायी सदन है, इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और इसमें वर्तमान स्थिति के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो 245 है, याद रखना है। और 245 वर्तमान की संख्या, याद रखिएगा, हो सकती है 250, वर्तमान में है 245। 245 में से 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80(1) में किया गया है। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 233 सदस्यों का चुनाव होता है। और चुनाव की प्रणाली कैसी है, अप्रत्यक्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो आपको यहां पर नोट कर लेना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का गठन, याद रखना आपको, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन, इसका गठन कब हुआ था, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था और इसका जो पहला सत्र है, पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। जो प्रथम सत्र में यहां पे लिखे दे रहा हूं, प्रथम सत्र, ठीक है, याद रखना है 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष को भारत के उपराष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जैसा कि यहां पर लिखा है 6 वर्ष है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। वर्तमान में 250 संख्या हो सकती है, परंतु है कितनी, तो याद रखना है 245, जिसमें 233 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति के द्वारा चुनाव होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न स्लीप एपनिया रोग का कारण है। स्लीप एपनिया नाम का एक विकार होता है, एक बीमारी है, उसका कारण क्या है, यह प्रश्न जीव विज्ञान से लिया गया है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन, ये पहला विकल्प है। प्रदूषित जल का सेवन, ये दूसरा विकल्प है। नींद के समय श्वसन प्रवाह का बाधित होना, यह तीसरा विकल्प है। नींद के समय पाचन क्रिया का बाधित होना, यह चौथा और अंतिम विकल्प है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नींद के समय श्वसन का प्रवाह जब बाधित हो जाता है। नींद के समय जब श्वसन का प्रवाह बाधित हो जाता है, सोते समय नींद में बार बार सांस का रुकना, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इस विकार को स्लीप एपनिया नाम से जाना जाता है। भी आपको याद रखना है कि सोते समय ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो रुक जाती है, इस बीमारी को स्लीप एपनिया नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता से संपन्न पिट्टी व गूज आइलैंड वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है। जैव विविधता से संपन्न पिट्टी व गूज, यहां पर 2 शब्द यहां पर प्रयोग किए गए, पिट्टी और गूज आइलैंड वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लक्षद्वीप समूह में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, तो इन चारों में इस प्रश्न का सही जवाब है कि पिट्टी और गूज आइलैंड वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है और उसकी राजधानी क्या है, कावारत्ती। याद रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। पिट्टी व गूज वन्य जीव बिहार लक्षद्वीप के कावारत्ती, जहां पर उसकी राजधानी है, वहां के निकट स्थित है और यह समुद्री जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के कछुओं और पक्षियों का प्रजनन स्थल भी पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो जैव विविधता से अति संपन्न क्षेत्र है ये, ठीक है। और कहां पर है, तो भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है।
निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? चार विकल्प यहां पर दिए गए, पतंजलि, गौतम और कपिल मुनि और कणाद। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो वैशेषिक दर्शन है, प्राचीन भारत में मुख्यतः 6 दर्शनों को स्थान दिया गया, षट दर्शन के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह कणाद है, महर्षि कणाद। परमाणुवाद और भौतिक तत्वों के बारे में इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प डी, कणाद जो है वह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, यह भी याद रखिएगा। और वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद और भौतिक तत्वों और द्रव्यों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यहां पर पहला विकल्प दिया हुआ है पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बहुप्रचलित लोक प्रचलित दर्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा योग, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरा विश्व मनाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2015 में पहली बार मनाया गया था। याद रखिएगा, पहली बार वर्ष 2015 में 21 जून की तारीख को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह वैश्विक स्तर पर भारत का सबसे बहुप्रचलित योग दर्शन है, बहुप्रचलित दर्शन जिसको हम योग के नाम से जानते हैं, योग दर्शन। अब नंबर 2 पर यहां पर दिया हुआ है गौतम ऋषि का नाम दिया हुआ है। तो गौतम ऋषि के द्वारा कौन सा जो दर्शन है वह प्रतिपादित किया गया? तो इसके लिए आपको याद रखना न्याय दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के कौन प्रतिपादक थे? गौतम, ठीक है, महर्षि गौतम। और जो यह गौतम ऋषि के द्वारा प्रतिपादित किया गया न्याय दर्शन, याद रखिएगा इसकी मूल विषय वस्तु क्या है जिसको महर्षि गौतम के द्वारा प्रतिपादित किया गया? यह तर्क और प्रमाण तथा ज्ञान को प्राप्त करने के साधन इसमें बताए गए। तर्क और ज्ञान और प्रमाण पर आधारित दर्शन कौन सा है? तो आपका जवाब होगा यह न्याय दर्शन है। इसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम है। अब अगले विकल्प पर हम आएंगे, कपिल मुनि। कपिल मुनि के द्वारा किस दर्शन को प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिएगा कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। कौन सा दर्शन यहां पर लिखेंगे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि, कपिल मुनि। और यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन, नोट कर लीजिएगा, कोई चिन्ह बनाइएगा, यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे प्राचीन, अर्थात सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया सांख्य दर्शन, यह सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत मध्यकाल में स्थापित राजवंशों का सही क्रम क्या है? भारत में, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। भारत में, मध्यकाल में, भारत में या मध्यकाल में, या मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम क्या है? ठीक है, 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहले विकल्प में दिया है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये क्रम आपको बताना है। दूसरा है खिलजी, सैयद, लोदी और तुगलक। तीसरा विकल्प है लोदी, तुगलक, सैयद और खिलजी। और चौथा और अंतिम विकल्प है तुगलक, लोदी, खिलजी और सैयद। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, पहला वाला विकल्प यहां पर सही है। सबसे पहले विकल्प के अनुसार खिलजी राजवंश आता है, खिलजी के बाद तुगलक आता है, तुगलक के बाद सैयद आता है और सैयद के बाद लोदी राजवंश आता है। याद रखिएगा, सैयद के बाद लोदी राजवंश का कार्यकाल आता है। इसके भी पूर्व यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, याद रखिएगा 1206 से 1290 तक गुलाम। अगला प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? स्वराज पार्टी जब बनी थी तो उसमें मोतीलाल नेहरू के साथ और कौन था, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बाबा रामचंद्र? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि स्वराज पार्टी के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिनको सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष थे
चितरंजन दास या सी आर दास, सी आर दास। और इसके महासचिव बने थे इसके महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और इस पार्टी का जो गठन है वो कहां किया गया था, तो इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज। ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस से अलग होकर के ये नई पार्टी गठित हुई थी वर्ष 1923 में। सी आर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे गठित किया गया था। इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। अध्यक्ष का प्रभार सी आर दास के पास था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह इलाहाबाद या प्रयागराज में था, यह भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में की गई थी, जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। और बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा से संबद्ध माने जाते हैं, याद रखिएगा। अवध किसान सभा के गठन में बाबा रामचंद्र का विशेष योगदान था। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं और स्थानीय भाषा में उसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई औसतन समुद्र तल से 8,848 मीटर है। और कुछ जगहों पर चाइना के द्वारा जो क्लेम किया जाता है कि 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई गई है। तो उस हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर का नाम किसके नाम पर रखा गया, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि यह किसके नाम पर किया गया। जो हिमालय का टॉप पीक है उसका नाम एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्यों रखा गया या किसके नाम पर रखा गया, ऐसा प्रश्न है। यहाँ पर 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए कि सबसे ऊंचे शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया। पहला विकल्प है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर। उस समय जब इसकी खोज हुई, इसकी ऊंचाई को मापा गया, तो क्या उस समय इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर इसका नामकरण किया गया। दूसरा विकल्प है भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर। उस समय तत्कालिक समय में जो भारत के महासर्वेक्षक थे, क्या उनके नाम पर रखा गया। भारत के वायसराय के नाम पर, क्या तत्कालीन भारत के वायसराय के नाम पर रखा गया, या शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर रखा गया। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको नोट भी करिएगा आप। हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम भारत के पहले महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। याद रखिएगा, हिमालय के पहले जो हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम हिमालय के उस समय के भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। याद रखिएगा 1865 में, नोट करिएगा वर्ष 1865 में। कब की बात है, तो 1865 में रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी ने, रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी, याद रखिएगा किसके द्वारा, रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी के द्वारा, रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी के द्वारा तत्कालीन उस समय जो भारत के सर्वेयर जनरल थे, भारत के तत्कालीन सर्वेयर जनरल, भारत के तत्कालीन सर्वेयर जनरल कौन थे, सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया। ये भी आपको याद रखना है कि इनका पूरा नाम क्या था, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताने वाले हैं। इससे पूर्व, इस वर्ष के पूर्व भारत के एक महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने वर्ष 1852 में माउंट एवरेस्ट, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई की गणना उन्होंने इससे पहले कर ली थी। कब, तो आपको याद रखना है वर्ष 1852 में। वर्ष 1852 में किसने की थी, तो याद रखना है राधानाथ सिकदर। राधानाथ सिकदर एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, याद रखना है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो हिमालय का टॉप पीक है, उसकी ऊंचाई वर्ष 1852 में बताई थी, जो आज की वास्तविक ऊंचाई के बिल्कुल आसपास ही है, ये भी याद रखिएगा। और भारत सरकार को चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह बात उठाए कि माउंट एवरेस्ट का नाम महान भारत के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर शिखर के नाम से होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा, राधानाथ सिकदर शिखर के नाम से इसे जाना जाए। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है दोषपूर्ण वित्त पोषण, दूसरा विकल्प है दोषपूर्ण राजस्व, तीसरा उपरोक्त दोनों मतलब ए और बी दोनों, और चौथा है बजट घाटा। तो इसे कहा जाता है बजट घाटा। जब सरकार की जो आय है उससे व्यय ज्यादा हो जाएगा, आय क्या है, राजस्व की प्राप्ति कम है और व्यय ज्यादा हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा बजट घाटा। याद रखिएगा, बजट घाटा कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभी हाल ही में द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से किसे सम्मानित किया गया है? चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, दूसरा विकल्प है व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, तीसरे विकल्प है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और चौथे विकल्प में दिए हुए हैं शी जिनपिंग। याद रखिएगा, शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं। तो इस सम्मान को पाने वाले कौन व्यक्ति आपको जवाब देना है? तो यह सम्मान किसे मिला है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले वैश्विक नेता हैं। यह सम्मान पाने वाले वह पहले वैश्विक नेता हैं, वैश्विक नेता है, याद रखना है। और यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली। आप इथियोपिया के प्रधानमंत्री, इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, अबी अहमद अली। अबी अहमद अली के द्वारा। कौन है ये? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी, याद रखिएगा, इथियोपिया के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया। कहां प्रदान किया गया? तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। इथियोपिया की राजधानी आपको याद रखनी, पूरे के वीडियो में बता चुके हैं, अदिस अबाबा। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इथियोपिया के किस ज्वालामुखी में 12,000 साल के बाद विस्फोट हुआ? याद रखिएगा, हालांकि पूर्व के वीडियो में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं आपसे। 12,000 वर्ष के बाद इथियोपिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? याद रखिएगा, बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? पहले विकल्प में दिया एनवीडिया, दूसरे में रिलायंस, तीसरे में माइक्रोसॉफ्ट और चौथे में दिया है बोइंग। याद रखना है, बोइंग। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया। याद रखिएगा, एनवीडिया विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी होने का इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके जो संस्थापकों में प्रमुख स्थान किसका है? तो जेनसेन हुआंग का। जेनसेन हुआंग, नोट करिएगा, जेनसेन हुआंग का प्रमुख स्थान है। इसके संस्थापकों में से वो गिने जाते हैं, एक हैं, और इसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो इस कंपनी का मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया कहां है? तो आपको याद रखना, यूएस। ठीक है, यूएसए में है, और यह विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी होने का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट का क्वेश्चन आपको याद होगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना। हम दोबारा से दोहरा रहे प्रश्न को कि इथियोपिया में अभी हाल ही में 12,000 वर्षों के बाद कौन से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो कि वैश्विक स्तर पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें सुझाव देते रहिएगा। धन्यवाद।